हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अगले लेक्चर में। जैसे कि भैया हमने पिछले लेक्चर में सैम्पल पेपर सॉल्व किया था। ठीक है, इस पेपर में क्या करेंगे भैया, एक ऐसा पेपर जो मैंने खुद बनाया। कि भैया एक ऐसा पेपर जो मैंने खुद बनाया, यहाँ से जो तुम्हारा पेपर आएगा 80 से 90% सिलेबस तुम्हारा यहीं कवर हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो भैया, 80 से 90% जो तुम्हारा पेपर है यहीं से बन के आएगा। बात समझ में आ रही है भैया? इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें और कोई भी चीज़ मिस ना करें। ठीक है भैया, काफ़ी मेहनत से ही पेपर बनाया गया आपके लिए और पूरा जरूर देखें ऐसा। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं भैया पहले क्वेश्चन। ठीक है भैया, क्या कह रहा था भाई पहले क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, निम्न में किस 0.1 मोलर जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? भैया न्यूनतम होगा तो यहाँ पर भैया देखना पड़ेगा कि किसका न्यूनतम होगा। जहां पर जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसी का मान क्या होगा भैया, न्यूनतम होगा। अब जैसे कि यूरिया का तुम देख सकते हो 1 है मान, यूरिया का जो आई का मान होगा भैया कितना होगा, 1 होगा। ठीक है भैया, ग्लूकोज का आई का मान भी कितना होगा भैया, 1 होगा। अच्छा भैया NaCl में जो आई का मान होगा देख लेते हैं कैसे भैया, क्या देखेंगे, देखो जितने नंबर ऑफ आयन होंगे उतना ही भैया आई का मान होगा। देखो यहाँ पर ये टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर जो आई का मान है, जो n का मान है, सॉरी जो n का मान है वो 2 है। ठीक है, जहाँ पर n का मान ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, उसका हिमांक क्या होगा भैया, न्यूनतम होगा। यहाँ पर 2 आ गया है भैया। ठीक है भैया, आगे देख सकते हैं K2SO4 में, K2SO4 में। ठीक है भैया, K2SO4 में क्या देखना भैया, इसे अगर तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा भैया, किस किस में टूट जाएगा ये टूटेगा भैया 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो भैया यहाँ पर जो n की वैल्यू वो है 3, यहाँ पर जो n की वैल्यू हो कितनी है भैया, 3, क्योंकि ये किस किस में टूटा दोस्तों देख सकते हो, ये टूटा 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर जो आई है n की वैल्यू 3 आई है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू आई है n की वो K2SO4 में आई है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है भैया? इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा वाला इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़िए, आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है भैया, निम्नलिखित में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या भैया, प्लस के 6 है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भैया, प्लस के 6 है। एक एक कर निकाल लेते हैं। यहाँ पर MnO2 में निकालेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक, कितनी आता है भैया ऑक्सीकरण संख्या MnO2 में, देखो जरा Mn की निकालनी है तो MnAC प्लस 2 इंटू O। ठीक है भैया, 2 इंटू Mn के बराबर 0। ठीक है भैया, बराबर 0। ठीक है, ये आ गया भैया 2, ऐसा आ गया। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, MnAC 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0। Mn बराबर क्या आ जाएगा भैया, माइनस का पलटी मारेगा उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो भैया उसने क्या पूछा, प्लस का 6, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया भैया, ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखिए भैया, अगला ऑप्शन देखिए। ठीक है भैया, अगला वाला चेक करते हैं दोस्तों, देखिए जरा Mn2O3 भैया, क्या भैया Mn2O3। तो देख लीजिए इसमें, देख लीजिए क्या होगा भैया, देखो भैया 2MnS प्लस 3OSC 3 इंटू O बराबर 0। 2Mn भैया ऐसे रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, माइनस के 2 बराबर 0। 2MnAC बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है भैया, Mn बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 6 डिवाइड बाई 2, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई जाके क्या होगा भैया, डिवाइड, तो कितना आ जाएगा भैया, प्लस का 3, जबकि हमें कितना चाहिए भैया, प्लस का 6 चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है भैया, अब इधर तीसरा ऑप्शन देख लीजिए भैया, तीसरा ऑप्शन देखेंगे भैया। चलिए देखिए, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या भैया, तीसरा ऑप्शन देखिए K2MnO4 में चेक करते हैं, K2MnO4 में चेक करते हैं भैया क्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या आता है दोस्तों, देखो 2K प्लस अगले वाले आइटम पे आते तो लगाते हैं प्लस Mn, फिर अगले आइटम पे जाएंगे तो भैया क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे इंटू 4 ऑक्सीजन बराबर 0।
ठीक है भैया, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो चलिए भैया देखिए K2MnO4 फॉर्म में चेक कर लेते हैं। K2MnO4 में, ठीक है भैया, K2MnO4 में चेक कर लेते। देखिए भैया क्या आ जाएगा यहाँ पर 2K, अगले वाले आइटम पे आते हैं प्लस लगाते हैं Mn भैया, अगले पे जाएंगे फिर प्लस लगाएंगे इंटू 4 इंटू O बराबर 0 भाई, ठीक है भैया, ये आ गया ऐसे करके। देखिए भैया 2 इंटू ऐसे K की जो कर सकते होते हैं प्लस के 1 होती है, प्लस Mn ऐसे भैया प्लस 4 इंटू ओके ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0, ठीक है भैया। और ये कितना हो गया यहाँ पर प्लस का 2 प्लस यहाँ पर ये 2 हो गया भैया Mn, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर 0। अब भैया देख सकते हो माइनस का 8 और प्लस का 2, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 6, ठीक है भैया, माइनस का 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। 6 पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा भैया माइनस का 6 से ही क्या बन जाएगा भैया प्लस का 6, तो Mn बराबर क्या आ जाएगा भैया प्लस का 6। तो कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है भैया ऐसा, तीसरे वाले ऑप्शन में, इसमें आ जाएगा दोस्तों तीसरे वाले ऑप्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए Cr(C2O4) का होल थ्राइस, आयन में Cr की समग्र संख्या है कितनी है भैया 3। यहाँ पर तुम देख सकते हो कितनी संख्या दोस्तों 3, ठीक है भैया 3 यहाँ पर संख्या आ जाएगी। आगे देखें भैया गाल्टर-मार्कोव अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है, क्या बनाता है भैया बेंजन डिहाइड, क्या बनाता है दोस्तों बेंजन डिहाइड। निम्न में से कौन सी एमीन कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया नहीं देती है भैया, देखो 1 डिग्री कार्बोनिल एमीन सिर्फ 1 डिग्री वाले करते हैं, कार्बोनिल एमीन जो अभिक्रिया सिर्फ 1 डिग्री वाले करते हैं। चेक कर लेते हैं 1 डिग्री कौन कौन सा, ये तो 1 डिग्री है भैया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है भैया, ये भी 1 डिग्री है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये क्या भैया 2 डिग्री है इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। ये वाली अभी ये वाला जो कंपाउंड है तीसरा वाला, तो भैया ये कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, तीसरा वाला जो कंपाउंड है भैया ये कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। समझ में तुम्हारे आ गई होगी, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया शुरू करते हैं। देखिए क्या है भैया 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, जल के अवरोहण स्थिरांक की गणना कीजिए। ये है भैया, ठीक है भैया, दिया है ठीक है भैया, क्या क्या दे रखा देखो, क्या दे रखा ग्लूकोज दे रखा, ग्लूकोज भैया ग्लूकोज जिसे अपने WB भी मान सकते हैं, ठीक है भैया, विलेय के तौर पे। कितना दे रखा दोस्तों 2.25 ग्राम, ठीक है भैया। आगे देखो 25 ग्राम जल, जल कितना दे रखा भैया 25 ग्राम, जिसे अपने ब्लैक मान के WA लिख देते हैं, ठीक है भैया, 25 ग्राम जल दे रखा भैया, ठीक है भैया। जल में घोलने पर हिमांक में, जल में घोलने में हिमांक में कमी होती है, यानी कि डेल्टा TF कितने हिमांक में कमी कितनी होती है भैया, डेल्टा TF जो है वो कितना है 0.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भैया। आगे देखो क्या है, जल के अवरोहण स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि KF की गणना तुम्हें करनी है, किसके लिए भैया जल के लिए। आंसर तो वैसे तुम्हें पता ही है, जल के लिए KF का मान, बाकी बस कैलकुलेशन रह गई है, देखते हैं करके, ठीक है भैया। चलिए हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हो दोस्तों, ये KF कहाँ मिलेगा हमें, हम जानते हैं, ठीक है भैया। क्या फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल m, ठीक। डेल्टा TF तुम्हें दे रखा है, स्मॉल m को क्या कर सकते हैं भैया, ऐसे भी कर सकते हैं KF बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल कैसे लिख सकते हो भैया, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। देखो भैया विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान,
मोलर द्रव्यमान कितनी दे रखा है, मोलर द्रव्यमान भी दे रखा, देखो विलेय का मोलर द्रव्यमान बोला था एमबी, कितना दे रखा दोस्तों 180 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, ये दे रखा। अब यहाँ पर तुम डेल्टा टी एफ तुम्हें निकालना, डेल्टा टी एफ आ गया भैया, के एफ तुम्हें निकालना, तो के एफ इधर और क्या था यहाँ पर विलेय का भार किलोग्राम, डब्ल्यू ए के जी, ठीक है भैया, डब्ल्यू ए निकाल लो किसमें भैया के जी में, डब्ल्यू ए निकाल लो भैया किसमें के जी में, एम बी कितना रखा 180 ग्राम मोल इनवर्स, इसे निकाल लो किलोग्राम में, तो किलोग्राम में निकालने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग या फिर 10 की घात -3 से गुणा, अब ये किस बन गया भैया किलोग्राम, ठीक है। अब इसका मान निकालना तो ठीक है आपका, तो ये देखो जो डिवाइड में वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड में, तो के एफ ऐसे क्या आ जाएगा भैया डेल्टा टी एफ बड़ा इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए, वो भी किसमें के जी में, अपॉन में क्या आ जाएगा भैया डब्ल्यू बी, के एफ ऐसी, डेल्टा टी एफ का मान कितना दे रखा दोस्तों 0. कैल्विन में बदल लेते हैं भैया, पहले से इसे क्या करते हैं दोस्तों कैल्विन में बदल लेते हैं, ये दे रखा डिग्री सेल्सियस में, तो इसे ले आते हैं कैल्विन, ठीक है भैया, कैल्विन के लिए क्या करते हैं 273 ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है, 273.15 इसमें क्या करते हैं दोस्तों जोड़ देते हैं 0.93 ये करता है भैया, ठीक है भैया, जोड़ते हैं क्या आ जाएगा 273.15 0.93, यहाँ क्या 80, यहाँ पर क्या लगा 472, तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करके आया होगा 274.08, वो भी कैसे भैया कैल्विन में, तो यहाँ पर कैल्विन में डेल्टा टी एफ का मान कितना जाएगा 274.08, ठीक है भैया, एम बी का मान कितना होगा भैया 180, डब्ल्यू ए का मान कितना भैया, जो डब्ल्यू ए दे रखा किलोग्राम में इतना आ जाएगा भैया, डब्ल्यू बी कितना रखा 2.25, ठीक है, इस सब को काट पीट के जो आंसर आएगा तुम्हारा आ जाएगा के एफ में भैया 1.86 कैल्विन के जी मोल इनवर्स, भैया तुमने आंसर तो दिखाया नहीं कैसे निकालना, अरे ये सोचो, देखो ये किसके लिए पूछा उसने, जल के आगमन स्ताप की गणना कीजिए, के एफ का मान तो तुम्हें वैसे ही पता था, आंसर तो तुम्हें पहले से ही पता था, इसलिए बोला था मैंने 1.86 होता है जल के लिए, के एफ का मान कितना होता है, के एफ का मान होता है 1.86 कैल्विन के जी मोल इनवर्स, ठीक है भैया, और यही अपना क्या है आंसर, इसलिए बस क्या करना था फॉर्मूला लगाना था, और क्या करना था फॉर्मूला लगा के मान भर देने थे, और जल के लिए के एफ का मान ऐसे का ऐसे आ जाएगा, देख सकते हो, ठीक है भैया, देख सकते हो, ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या भैया संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है, ये संक्रमण धातुएं क्यों कहलाती हैं, डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहे जा सकते, कौन सा तत्व डी का नहीं कहे जा सकते, ठीक है भैया, तो देखिए पहले वाले का उत्तर अपन लिखते हैं, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या होते हैं, ठीक है भैया, क्या है संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है, ठीक है भैया, देखिए जरा कैसा करते हैं, पहला अभिलक्षणी गुण लिखते हैं दोस्तों, पहला अभिलक्षणी गुण क्या है कि भैया ये क्या बनाते हैं रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है भैया, ये क्या बनाते हैं, ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं भैया, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं या फिर रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है भैया, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं ठीक है, ये अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं,
अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। तीसरा भैया इनकी कर्णन एंथैल्पी, एंथैल्पी तीसरा पॉइंट भैया इनकी कर्णन एंथैल्पी, एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, इनके कारण एंथैल्पी के मान ये परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं इनके, फिलहाल अपने 4 लिख लेते हैं। ठीक है भैया, आगे क्या क्वेश्चन भैया, ये संक्रमण धातु क्यों कहलाती है। ठीक है भैया, अगला जो प्रश्न है इसमें, ये संक्रमण धातु है क्यों कहलाती है, क्योंकि क्योंकि इनके गुणधर्म, गुणधर्म एस ब्लॉक, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है भैया। आगे क्या कह रखा भैया, देखो डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहे जा सकते। तो भैया कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहे जा सकते। ठीक है भैया, तो यहाँ पर 3 तत्व हैं, Zn, Hg और भैया Cd। क्योंकि इनका दिकक्षक पूर्णभरित होता है, पूर्णभरित होता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कह सकते। समझ में आ रही है भैया, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहा था, संक्रमण तत्वों को, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षणीय गुण क्या है। ये संक्रमण धातु है क्यों कहलाती है। डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहे जा सकते। पहली चीज अभिलक्षणीय गुण देख लीजिए, ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, ये अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, इनकी कर्णन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया, डी ब्लॉक, और भी बहुत सारे हैं, मैंने 4 लिख दिए खाली। ठीक है भैया, क्यों, अब यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक के तत्व में कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहे जा सकते। तो ये ZnHgCd क्योंकि नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनका जो दिकक्षक है भैया पूर्णभरित होता। और क्या भैया, एक क्वेश्चन बीच में रह गया ये वाला, ये संक्रमण धातुओं को धातु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके गुणधर्म एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं दोस्तों, इन्हें इसीलिए संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
संक्रमित नहीं कहते हैं। ये बात तुम्हें समझ में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न शुरू करते हैं। फिर देखिए क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। ठीक है भैया, समांतर लिगैंडों को क्या उत्तर भैया, देखो सुनो, समांतर लिगैंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में निम्नानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है भैया, क्या करना ऐसा निम्नानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तुम देख सकते हो यहाँ पर एक श्रेणी मिली है, इस प्रकार की श्रेणी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। ठीक है भैया, स्पेक्ट्रोमेक रासायनिक श्रेणी कहलाती है। क्या बात तुम्हें समझ में आ गई है भैया, क्या है स्पेक्ट्रोमेक रासायनिक श्रेणी कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है भैया, और अगला प्रश्न क्या भैया, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो पहला वाला प्रश्न देखिए भैया, क्या क्या रखा दोस्तों, एथिल ब्रोमाइड ये हो गया भैया एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड, क्या भैया सोडियम एथोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है भैया, करा दीजिए। तो क्या बनेगा भाई, यहाँ से तुम देख सकते हो, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, NaBr बाहर, और क्या बन जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3। ठीक है भैया, दूसरी चीज क्लोरोबेंजीन, जब क्रिया किससे कराते हैं दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल से ठीक है भैया, किसकी उपस्थिति में FeCl3 ले सकते हैं भैया, निर्जल FeCl3। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे क्या लग जाता है दोस्तों, NO2 लग जाता है भैया। ऑर्थो और पैरा पे क्या लग जाता है, NO2, और ये रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट। ऑर्थो पैरा पे क्या लग गया दोस्तों, NO2। ठीक है भैया, ऑर्थो और पैरा पे क्या लग गया, NO2। एक क्वेश्चन हो गया यही समाप्त। देखिए भैया, जब क्या होता है, जब एथिल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराई जाती है, सोडियम एथोक्साइड से, तो बनता भैया डाईइथाइल ईथर। फिर भैया क्या बन जाता है, डाईइथाइल ईथर। इधर देखिए भैया, दूसरे प्रश्न में क्या, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो क्या बन जाता है भैया, ऑर्थो और पैरा पे क्या लग जाता है, NO2 लग जाता है। समझ में आ रही है भैया, ऑर्थो और पैरा पे क्या लग जाता है जाकर, NO2। ठीक है, शुरू करते हैं अगला सवाल। ठीक है भैया, क्या कह रहा था, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विरुद्ध अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में, जिसका मोल द्रव्यमान कितना 78 है, मैं घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोल द्रव्यमान क्या होगा, ठोस का मोल द्रव्यमान दोस्तों क्या होगा। चलो देखिए, जो भी न्यूमेरिकल तुम करते हो उसका सबसे पहला नियम शुरू से बताता हुआ आ रहे हो, एक ही है कि जो भी दे रखा है वो लिखो, जो निकालना है वो लिखो। ठीक है, जो दे रखा है वो लिखो, जो निकालना है वो लिखो, और फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। ठीक है भैया, तो लिखो, दिया है। ठीक है दोस्तों, दिया है। ठीक है भैया, क्या दे रखा देखो, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, यानी कि क्या दे रखा दोस्तों, P0 दे रखा। ठीक है भैया, तो बेंजीन बोलो तो P0 दे रखा, तो 0.850 बार। ठीक है भैया, ये दे रखा है बार है। ठीक है भैया, आगे और क्या दे रखा भैया, बेंजोल घटिया यानी कि विलय को WB से दिखाते हैं, तो जो WB दे रखा वो 0.5 ग्राम दे रखा। ठीक है भैया, विलायक जो कि बेंजीन है WA कितना दे रखा भैया,
39 ग्राम दे रखा। और Na जो मोलर द्रव्यमान है इसका वो कितना दे रखा दोस्तों, वो दे रखा 78 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है भैया, आगे देखिए और क्या दे रखा, विलियम प्राप्त विलियम का बाष्पदाब पीएस जो दे रखा दोस्तों, कितना दे रखा 0.845 बार दे रखा भैया। ठीक है भैया, ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, एम बी तुम्हें निकालना है। ठीक है भैया, लगा लेते हैं फॉर्मूला, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं पहले ही, हम जानते हैं क्या जानते हो भैया, एक चीज के पी नॉट माइनस पी एस ओवर क्या आ जाएगा दोस्तों, पी नॉट आ जाएगा, बराबर क्या होता है भैया, विलेय का मोल अंश होता है, यानी कि विलेय के मोल ऊपर विलायक के मोल नीचे है। ठीक है भैया, कुल मोल नीचे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है भैया, इस टाइप से हो जाता है एन बी ओवर एन। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। चलिए लिख लेते हैं सब और बेहतरीन तरीके से, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट, बाद में क्या होता है एन बी की जगह क्या लिख सकता हूँ भैया, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, इसके अपॉन में जो है वो ऊपर आ जाएगा भैया विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान। ठीक है भैया, ये आ जाएगा, इस टाइप से चीजें हो जाएंगी। देखिए भैया यहाँ तक आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट एन हो गया, ये आ जाएगा भैया। बाद में क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट ऐसी, एन बी को क्या लिख सकते हैं भैया, डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू एम ए ओवर डब्ल्यू ए। ठीक है भैया, अब क्या करो भैया, मान भर दो इनके सबके। पी नॉट का जो मान है भैया कितना दे रखा, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं लग गया इसमें, सिर्फ देखो जो जो दे रखा वो लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है भैया, अब इसके आगे देखो, फॉर्मूला लिखने के बाद क्या लगा देना, जो भी मान तुम्हें दे रखे वो इसमें लगा देना। देखो ये पी नोट का मान कितना दे रखा, पी नोट का जो मान दे रखा भैया वो दे रखा 0.850 बार। ठीक है भैया, 0.850 माइनस कितना भैया 0.845 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, अपॉन में आ जाएगा 0.850। ठीक है भैया, आगे देखो डब्ल्यू बी ओवर एम बी, डब्ल्यू बी कितना भैया 0.5, एम बी निकालना है इंटू एम ए कितना दे रखा 78 ओवर एम बी कितना दे रखा वो डब्ल्यू ए कितना दे रखा दोस्तों 39। ठीक है भैया, तो बताइए कितनी बार जाएगा, इससे 2 बार जाएगा। ठीक है, और 0.5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.005 आ जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, पॉइंट में क्या किया 0.850 आ गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया 1/mb। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये उधर तो क्या आ जाएगा भैया एम बी ऐसे और 850 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो बताओ 17 पंजे 85 होता है भैया, तो ये ऐसा कट जाएगा और कितना आ जाएगा 170 ग्राम मोल इनवर्स, यानी कि जो विलेय है उसका जो मोलर द्रव्यमान आगा वो कितना आगा 170 ग्राम मोल इनवर्स। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देख सकते, शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन। क्या भैया, फिनोल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है भैया, फिनोल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए सर क्या है, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से क्या करना भैया, फिनोल प्राप्त करना, तो क्या करेंगे वो NaOH लेंगे, 623 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 300 atm प्रेशर लेंगे,
और क्या लेंगे H प्लस लेंगे। ये क्या करता है भैया, ये बना के देता तुम्हें फिनॉल। ठीक है दोस्तों, ये क्या बना के देगा तुम्हें फिनॉल। चलिए आगे देखिए फिर क्या है, एनिलीन से बनाना भैया। तो एनिलीन से बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये आया तो ये रहा एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करा दी तुमने किससे दोस्तों, NaNO2 से, NaNO2 से करा दी। ठीक है भैया, NaNO2 और क्या ले लिया, HCl ले लिया, और 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर ले लिया। ये क्या बना के देगा तुम्हें भैया, N2 प्लस Cl माइनस नाइट्रोजन सॉल्ट बना के देगा। ठीक है भैया, ये आ गया। अब इसकी रिएक्शन तुम किससे करा दोगे, जल से H2। तो ये क्या बना के देता दोस्तों, ये बना देता तुम्हारा डायरेक्ट क्या फिनॉल, क्या बना देता है ये फिनॉल। और यहाँ पे क्या मिलता है N2 प्लस HCl, ये क्या है बच जाता है। समझ में आ रही है दोस्तों। क्लोरोबेंजीन से अगर फिनॉल बनाना तो क्या लोगे, NaNOH लोगे, 623 केल्विन टेम्परेचर लोगे, 300 atm प्रेशर लोगे, H प्लस लोगे, ये क्या बना देगा फिनॉल। उसके बाद एनिलीन से अगर तुम्हें फिनॉल बनाना है तो क्या करोगे, एनिलीन लोगे, NaNO2 लोगे, HCl लोगे, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर लोगे। ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस डाइजेनियम क्लोराइड बन जाएगा, फिर उसके रिएक्शन जल से करा दोगे तो यहाँ पर तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए क्या है, आगे के प्रश्न देखिए क्या क्या रखा दोस्तों, एसीटोन तथा वो एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद करना, अंतर करना। इधर मैं ले लेता हूँ एसीटोन, एसिटिल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों, इधर ले लिया एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, और इधर लिख लिया मैंने एसीटोन, एसीटोन। ठीक है, तो ये इसमें पहली चीज ये क्या करेगा दोस्तों, टोलेंट टेस्ट करेगा। ये क्या करेगा, टोलेंट टेस्ट करेगा। ये क्या करेगा, टोलेंट टेस्ट करेगा, टोलेंट टेस्ट देगा। ठीक है, करेगा। ये टोलेंट टेस्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज ये फेलिंग टेस्ट करेगा। ये फेलिंग टेस्ट भी क्या दोस्तों करेगा, ये फेलिंग टेस्ट भी नहीं करेगा। तीसरी चीज ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा, और ये करेगा। बात समझ में आ रही है, क्या भी है भैया, एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन में पहली चीज तो ये है कि ये टोलेंट टेस्ट करता है, ये टोलेंट टेस्ट नहीं करता। दूसरी चीज ये फेलिंग टेस्ट करता है, ये फेलिंग टेस्ट नहीं करता। तीसरी चीज ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं करता, और जबकि एसीटोन हेलोफॉर्म टेस्ट करता है। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए अगले वाले में क्या क्या रखा दोस्तों, आगे क्या रखा, एसीटोन एवं बेंजोफिनोन। एसीटोन इधर लिख देते हैं एसीटोन, और इधर क्या लिख लेते हैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है, अच्छा एसिटिल्डिहाइड क्या होता है दोस्तों, ये बनाए तो CH3CHO, ये एसिटिल्डिहाइड होता है। एसीटोन क्या होता है CH3 C CH3, एसीटोन CH3 CH3 बेंजोफिनोन, चलिए एसीटोन, एसीटोन और इसमें ये क्या होगा, हेलोफॉर्म टेस्ट करेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट करेगा, और ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा दोस्तों। हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा। ये क्या है, एंडोन देगा, ये एंडोन रिएक्शन करेगा, ये एंडोन रिएक्शन नहीं करेगा दोस्तों, ये एंडोन रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये कुछ अंतर है इनमें। ठीक है, ये हेलोफॉर्म टेस्ट करता है, ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं करता है, ये एंडोन रिएक्शन करता है, और ये एंडोन रिएक्शन नहीं करता। तो अगर डिफरेंस की बात करें, विभेद की बात करें, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए देख सकते हो। और यहाँ पर तुम देख सकते हो ये आगे तुम्हारा फिनॉल कैसे प्राप्त करा है, क्लोरोबेंजीन से और एनिलीन से। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। क्या क्वेश्चन है भैया, देखो निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। क्या भैया, Zn2 प्लस लवण रंगीन है जबकि Ni2 प्लस लवण रंगीन है। ठीक है भैया, क्या है दोस्तों, ये क्या रंगहीन है और ये क्या रंगीन है। ठीक है भैया, बताना क्यों। क्योंकि भैया, क्योंकि क्योंकि Zn+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर Zn2 प्लस पूर्ण भरित है। ठीक है, Zn2 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि Zn2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ठीक है भैया, तो पहले का कारण तो मिल गया, क्योंकि Zn2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जबकि Ni2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए Zn2 प्लस 2 एक रंगहीन लवण है, जबकि Ni2 प्लस लवण रंगीन है। समझ में आई भैया, क्या क्या रखा, क्योंकि Zn2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जबकि Ni2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए Zn2 प्लस एक रंगहीन लवण है, और जबकि Ni2 प्लस एक रंगीन लवण है। बात समझ में आ रही है भैया। ये क्या है, Cr2 प्लस एक प्रबल अपचायक है। ठीक है, Cr+2 एक प्रबल अपचायक है, क्योंकि दोस्तों Cr2 प्लस का E0 का मान अधिक धनात्मक होता है। ठीक है, अधिक धनात्मक होता। आगे यह Cr2 प्लस है, यह है Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यह प्रबल अपचायक है। ठीक है दोस्तों, Cr2 प्लस एक प्रबल अपचायक है, क्योंकि Cr2 प्लस का E0 का मान अधिक धनात्मक होता है। Cr2 प्लस से यह Cr3 प्लस में कन्वर्ट होता है, इसलिए यह क्या प्रबल अपचायक है भैया। ठीक है भैया, और ये Cr2 प्लस से Cr3 प्लस में क्यों कन्वर्ट होता है भैया, क्योंकि भैया Cr2 प्लस से Cr3 प्लस क्या होता है, अधिक स्थिर होता है। Cr2 प्लस से क्या भैया, Cr3 प्लस क्या है दोस्तों, अधिक स्थिर है, इसलिए। सही है भैया, चलिए आगे देखिए। संक्रमण धातु है तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक सक्रियता दर्शाते हैं। ठीक है, संक्रमण धातुएं
तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय प्रेरकीय प्रेरकीय सक्रियता सक्रियता दर्शाते हैं दर्शाते दर्शाते हैं दर्शाते हैं क्योंकि क्योंकि इनके पास परिवर्तनीय परिवर्तनीय वर्तनीय परिवर्तनीय संयोजकता पाई जाती है पाई जाती है। तो दोस्तों देख सकते हो पाई जाती है। क्या कह रहा, संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता दर्शाते हैं क्योंकि इनके पास परिवर्तनीय संयोजकता पाई जाती है। समझ में आ रही है भैया, संयोजकता पाई जाती है। चलिए भैया शुरू करते हैं। क्या है भैया, सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विभव की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के विभव की गणना कीजिए। तो निकालना क्या भैया, नोट सेल और ई सेल निकालना भैया। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। दिया है आप लोगों को, ये दे रखा ई नॉट ये। ठीक है भैया, इसकी पहले सेल अभिक्रिया लिख लेते हैं। तो सी यू सेल किसमें गया दोस्तों, सी यू सॉलिड सेल किसमें गया, ये गया Cu2+ है, Cu2+ है। और Ag+ से किसमें गया दोस्तों, Ag+ से गया ये किसमें, Ag में। ठीक है भैया, अब चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लगाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है भैया, अब इधर देखोगे इधर भी क्या होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर 2Ag अगर मैं कर दूँ तो देख सकते हो क्या हो जाएगा भैया, सब बैलेंस हो चुका। ठीक है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो n बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया में सम्मिलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही n से दिखाते हैं। अब इसे जोड़ देंगे, Cu सॉलिड, ठीक है भैया, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस आ गया, इससे क्या बन गया, Cu+2 प्लस 2Ag सॉलिड बन गया। ठीक है भैया, ये यहाँ पर क्या आ गई, नेट रिएक्शन आ गई। ये क्या आ गई दोस्तों, नेट रिएक्शन। ठीक है, नेट रिएक्शन ही आ गई यहाँ पर। ये नेट रिएक्शन n की वैल्यू आ गई अपने पास। अपने को निकालना ई सेल निकालना। ठीक है, तो ई सेल बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ई नोट सेल माइनस 0.059 ओवर n log। ठीक है भैया, एनोड ओवर कैथोड। एनोड ओवर क्या था दोस्तों, कैथोड। ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाता। अब आती है कि अपने पास ई नोट सेल नहीं है, क्योंकि ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड क्या था। तो दोस्तों ई नोट सेल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड कौन सा हो गया, एनोड कौन सा हो गया, सॉल्ट ब्रिज के इधर वाला एनोड होता, सॉल्ट ब्रिज के उधर वाला कैथोड होता। तो कैथोड एनोड वाला कौन सा पार्ट है भैया, सी वाला, कैथोड वाला एजी वाला। तो कैथोड पहला आ जाएगा, एजी वाले का मान पहला आ जाएगा 0.80 माइनस किसका मान आ जाएगा भैया, सी वाले का। तो क्या आ जाएगा 0.34। ठीक है भैया, माइनस करते हैं ये बोल्ट में, यहाँ पर तुम लिख सकते हो 0.80 0.34 माइनस करोगे 10 में से 4 गया 6 बचेगा भैया। और यहाँ पर कितना गया, 7 में से 3 गया 4 बचेगा 0.46। यहाँ पर क्या गया 0.46 वोल्ट। ई नोट सेल, ये किसका मान आ गया दोस्तों, ई नोट सेल का मान आ गया। यहाँ पर अपनों को निकालना ई सेल निकालना। तो ई सेल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखो ई सेल बराबर ऐसी ई नोट सेल का मान रख देंगे। ई नोट सेल का जो मान आया वो कितना आया 0.46। ठीक है, फिर क्या माइनस
0.059 ओवर n। n की जगह कितना मान आ जाएगा 2। अभिक्रिया में सम्मिलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या log ऐसी। एनोड का मान कितना है दोस्तों, एनोड का मान है 1। एनोड का मान कितना 1 और कैथोड का मान कितना दोस्तों 0.01 और कैथोड है किसमें भैया 2 में। तो जो भी यहाँ पर आगे होता, ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता वो कहाँ आता, पावर में आ जाता, ठीक है क्या। तो ये क्या आ जाएगा इसकी पावर में, तो क्या कहानी आ गई 0.01 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है क्या। 0.01 की पावर 2। आगे देखिए ई सेल ऐसी, ये क्या आ जाएगा 0.46 माइनस 0.0295 log ऐसी, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों डिवाइड बाय 0.0001, ठीक है क्या, 0.001 आ जाएगा। पॉइंट हटेगा, ठीक है, कितने जीरो है 3 4, 4 पॉइंट ऊपर आ जाएंगे, 1 4 जीरो ऊपर आ जाएंगे, ये आ गया। अब log इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई सेल ऐसी 0.46 माइनस 0.0295, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर क्या होगा 0.46 माइनस 0. मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से 4 5 20, हासिल लगा 2, 4 3 36 और 2 38, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 11, ठीक है भैया। पॉइंट कितने का आ जाता है 4 के बाद, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 के बाद पॉइंट आ गया, ठीक है दोस्तों, 4 के बाद पॉइंट आ गया। अब इसे माइनस कर लो, 0.46 माइनस 0.118, 10 में से 2 8 गया बचा 2, 5 में से 1 गया बचा 4 और 4 में से 1 गया बचा 3, 0.11। दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा इसका 0.342। ये आंसर क्या है यहाँ पर ई सेल का दोस्तों आ जाएगा, ठीक है भैया। ई सेल का आंसर कितना आ जाएगा 0.342। चलिए दोस्तों देखिए आगे क्या है दोस्तों, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो दिया है, देखो सबसे पहले दिया है ये दोस्तों, क्या दे रखा तुम्हें इलेक्ट्रोड विभव ई नोट सेल दे रखा, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट सेल कितना दे रखा 1.1 वोल्ट। पूछा क्या मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नोट, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो डेल्टा जी नोट बराबर माइनस के एन एफ ई नोट सेल, ई नोट सेल, और जो एफ की वैल्यू है वो क्या लेंगे हम 96,500, एफ की जो वैल्यू लेंगे 96,500 कूलम लेंगे, ठीक है भैया। ये आ गए। तो एन की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, देख सकते हो अभी क्या, ठीक है, माइनस ऐसी एन 2 ऐसी 96,500, ठीक है, 96,500 इंटू ई नोट सेल 1.1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 212.230, ठीक है। जूल मोल इनवर्स किस में आ जाता है दोस्तों, ये जूल मोल इनवर्स। अब किलो जूल में बदलने के लिए ख्याल से क्या कर देंगे भाग, तो माइनस का 2.1 2.3 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आंसर क्या आ जाएगा किसका भैया, मानक गिब्स ऊर्जा का, ये आ जाएगा, ठीक है भैया। 2024 में आया, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। ये क्या डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। 5 नंबर में हुआ सवाल है भैया, ठीक है। और क्या है कि गणना कीजिए, दिया है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हें, और ये निकालना है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। ये किस में आ गया आंसर इसका दोस्तों, किलो जूल मोल इनवर्स, और ये आंसर किस में आ भैया, जूल मोल इनवर्स। समझ में आ गई भैया। चलिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या क्या रखा भैया, किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थान क्रमशः 0.02 सेकंड इनवर्स तथा 0.07 इनवर्स है, ये की मान की गणना कीजिए। चलो देखते हैं, दिया है
दिया T1 कितना दे रखा दोस्तों, दिया T1 दे रखा टेम्परेचर 1, ठीक है 500 कैलोरी। T2 कितना दे रखा दोस्तों, 700 कैलोरी। अच्छा ये K1 कितना दे रखा, 0.02 सेकेंड इनवर्स। K2 कितना दे रखा दोस्तों, 0.07 इनवर्स। ठीक है भैया, किसकी गणना करनी है, EA की गणना करनी है, EA के मान की गणना करनी है। हम जानते हैं, आप क्या लिखोगे दोस्तों, हम जानते हैं, जानते हैं, क्या जानते हो तुम दोस्तों, यही क्या, log K2 ओवर K1 बराबर EA ओवर 2.303 R। और क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आया था T2 माइनस T1 इंटू T1 T2। ये क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है भैया, क्या है log, देखो फॉर्मूला क्या है, log K2 ओवर K1, ठीक है T2 ओवर log K2 ओवर K1, और यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर T2 माइनस T1। ठीक है भैया, ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा भैया, यहाँ पर R और दे रखा है, तो R की जो वैल्यू है वो क्या भैया, R बराबर 8.314। ठीक है भैया, क्या है R यहाँ पर 8. नहीं, ये आ गया यहाँ पर log K2 K1, यहाँ आ गया R की जो वैल्यू है भैया, R की वैल्यू यही लिख लेते हैं। R की जो वैल्यू वो क्या है, 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है भैया, जूल केल्विन मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी, मान रख दीजिए। अब क्या रहेगा इसमें, देखो log K2 का मान, K2 का मान देखोगे तो कितना है, log K2 का मान जो है कितना है, 0.0717, और इसकी जो वैल्यू है 0.02। ठीक है, ये ऐसी, और इसकी वैल्यू 2.303 ऐसी, और R की जो वैल्यू है यहाँ पर, R की जो वैल्यू आती कितनी लिखी है, 8.314। T1 T2 भी रख दो दोस्तों, T1 T2 भी रख दो। T1 T2 कितना आ गया, T2 का मान कितना, 700 माइनस 500 गुणा 700 गुणा 500, ये वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो ये यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0.544 बराबर ये बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में 5.714 गुणा 10 की घात माइनस के 4 डिवाइड बाई 19.15। ठीक है भैया, ये सारा इधर जाएगा। ठीक है, और ये ऐसी जो मल्टीप्लाई, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में 0.544 मल्टीप्लाई 19.15 ओवर 5.174 गुणा 10 की घात माइनस के 4। अब ये यहाँ पर ऐसी। ठीक है भैया, देख सकते हो एक बार क्या क्या रखा दोस्तों, यहाँ पर तुम देख सकते हो, देखो K2 ओवर K1 इतना मान आ गया, ये आ गया 2.3038 आ गया भैया, और इसका मान ये आ गया T2 का, और यहाँ पर T1 का, और इसका मान क्या आएगा दोस्तों 18230। ठीक है भैया, ये यहाँ पर मान आ जाएगा, 0.8 भी लिख सकते हो। ये किसका मान आ गया दोस्तों, इसका, ये किसका मान आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है भैया, बहुत सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी का, सकरणीय ऊर्जा का, EA का मान यहाँ से निकल के आ गया। एक बार देख सकते हो, देखो क्या कहा, किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थान क्रमशः ये दे रखे हैं तथा ये मान की गणना कीजिए। दिया है हमें ये दे रखा, हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला इस टाइप से। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी यहाँ पर तुम देख सकते हो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, इस टाइप से इसकी वैल्यू आ जाएगी। सही है भैया, देखिए दोस्तों क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। 10 मिनट में क्या है, 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। ठीक है, लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो दिया है तुम्हें दोस्तों, दिया है 20
टी 20% कितने समय में पूरी हो रही है दोस्तों? 10 मिनट में। 10 मिनट में। टी 80 कितने में होगी? ठीक है, ये तो पूछा टी 80 कितने में होगी, तो निकाल लेते हैं। प्रथम कोटि के लिए 2.303 log के आर नोट ओवर आर होता है भैया, प्रारंभिक सांद्रता अपॉन बची हुई सांद्रता। ठीक है, टी 80 के लिए निकालते हैं 2.303 log के 80 और आर नोट प्रारंभिक सांद्रता जब 80% हो गई, शुरू में कितनी होगी? 100। 80 हो गई तो बची कितनी होगी? 20। ठीक है दोस्तों, 20 क्या है यहाँ पर? बची होगी, आ गया। अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए? के की वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू कहाँ से निकलेगी दोस्तों? यहाँ से। टी 20% बराबर 2.303 log आर नोट की जगह क्या लगा भैया? प्रारंभिक सांद्रता जो कितनी? 100। बची हुई सांद्रता कितनी होगी? 20 हो गई तो 80 ओवर के उधर, ये इधर, इसका मान कितना दे रखा? 20% के लिए 10 मिनट। ठीक है, तो 2.303 80 ओवर 10 80 log 80। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 80। इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, 2.303 80 10 80 log डिवाइड को किसमें बदलता? माइनस में, तो log 10 माइनस log 8। 2.303 10 80 log 10 की वैल्यू 1 होती है तो बता, और log 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है भैया? 0.9031। इसमें से माइनस कर लेंगे ऐसा, तो क्या आ जाएगा? 2.303। या फिर पॉइंट लगा ही देते हैं यहाँ पर, तो शुरू में क्या आ जाएगा दोस्तों? 0.303। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? देखो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 माइनस 0.9031, पॉइंट लगाया 31। 10 में से 1 गया, 9 बचेगा। 9 में से 3 गया, 6 बचेगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.01। ठीक है भैया, तो 0.0969 यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? तुम्हारे के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, के की वैल्यू उठा के कहाँ रख दोगे? यहाँ पर। टी 80% यहाँ आ जाएगा 2.303 log से गया। ठीक है, के का मान कितना रख दोगे? के का जो मान है 0.303 ठीक, 0.0969 इंटू में क्या आ जाएगा? log 10 की जो है इसकी वैल्यू जो है क्या आ जाएगी दोस्तों? log 10, log डिवाइड को माइनस हो जाता है, log 10 माइनस log 2 आ जाएगी। ठीक है भैया, log 10 माइनस क्या आ जाएगा? log 2 आ जाएगी। चलिए, log 10 की वैल्यू तो पता है, इसे काम करते हैं, इसे साफ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से ठीक 80% ऐसे भैया, और जब इसे डिवाइड करोगे तो 10 बार जाएगा ये, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.0969। ठीक है दोस्तों, और जब इसे करोगे यहाँ पर log 1, log 10 की वैल्यू है, उसकी वैल्यू 0.3010। ठीक है दोस्तों, इसे इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 103.2, और इसकी मल्टीप्लाई जब ये करोगे तो 0.699 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 72.132। ठीक है भैया, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? टी 80% भैया। ठीक है, तो देखो क्या क्या रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में। रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। तो भैया इतना समय यहाँ पर लगेगा। क्या बात समझ में आई? इतना समय यहाँ पर लगेगा। देखिए भैया क्या प्रश्न है, क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित से क्रिया करता है? डी ग्लूकोज किससे क्रिया करता है? निम्नलिखित से। पहले ग्लूकोज बना लेते हैं भैया। ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बना लिया डी ग्लूकोज। ठीक है भैया,
यहाँ पर क्या हो गया OH, यहाँ पर आता H, यहाँ पर आ गया OH OH, H H OH, और यहाँ पर क्या आता है H, और यहाँ पर क्या आता है CH2OH। इसकी रिएक्शन पहले किससे कराई गई है दोस्तों? HI से, HI से, ठीक है। HI से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। CH3 CH2 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 कितने बचा? 5 और ये CH2, नॉर्मल हेक्सेन बनता है भैया। क्या बनता है? नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है दोस्तों? NH2OH से। जब इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है भैया? NH2OH से। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों? जल्दी निकल जाता, और क्या बन जाता है यहाँ पर? C डबल बॉन्ड OH, और ये HSC, और जैसे था बाकी वैसे का वैसे, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। HSC OHSC OHSC CH2OHSC, जहाँ H है वहाँ OH, ठीक है। जहाँ OH है वहाँ H, ठीक है। ये आ गया। आगे देखिए क्या करा गया भैया? ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, ठीक है। Br2 वाटर से, Br2 वाटर से जल से रिएक्शन कराएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होना था? C OH, बाकी सब ऐसी OH H OH OH H H OH H CH2OH, ठीक है। इसका नाम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड, HNO3। COOH H OH OH H H OH, और यहाँ क्या आ जाएगा H, और यहाँ क्या जाएगा COOH, जिसे क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड। तो निम्नलिखित रिएक्शन मैंने सारी कैलकुलेट कर दी है, ठीक है। किसके साथ भैया? डी ग्लूकोज के साथ, डी ग्लूकोज की रिएक्शन है। चलिए भैया शुरू करते हैं। CrNH3 का होल 6 प्लस अनुचुंबकीय है, जबकि NaCl का होल 4 2 प्लस प्रतिचुंबकीय। संयुक्तावन सिद्धांत के आधार पर समझाइए। तो ये इसे समझाना है किसके आधार पर? संयुक्तावन सिद्धांत के आधार पर। तो उठा लेते हैं सबसे पहला कंपाउंड CrNH3 का होल 6 प्लस, ठीक है भैया। क्या प्लस? देखिए जरा, सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी दोस्तों? ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है इसके लिए दोस्तों? दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट देख सकते हैं अपने कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है दोस्तों। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? प्लस, वो भी 6 है, वो 6 है, ठीक है भैया। इसके बाद अपने देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले देखते हैं ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या आ जाएगा? ऑर्गन 3d5 4s1, ठीक है भैया। अब क्या आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो Cr +1, ठीक है। और होता है कितना इसका? 24।
तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑर्गन 3d5, ठीक है, ऑर्गन 3d5। चलिए अब डी ऑर्बिटल बना लीजिए। यहाँ पर कितने होते हैं दोस्तों, 5। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन अपनों ने यहाँ भर दिए, ठीक है भैया, 5 इलेक्ट्रॉन अपनों ने इनमें भर दिए। कौन सा आ गया, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल ये है बात, ठीक है। अब तुम बता गए क्योंकि Cr NH3 के साथ, NH3 के साथ वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है, इसलिए यह पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो क्या आ जाएगा भैया, डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। तो कैसा आ जाएगा भैया, तुम ये डी ऑर्बिटल ऐसी 1 2 3 4 5 में खुद बन जाता, डी आ गया, आगे क्या बन जाएगा, एस वाला, उसके बाद क्या बन जाता है दोस्तों, पी वाला, 1 2 तीसरा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तुम्हें बता है, ठीक है। अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों, 5। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है यहाँ पर। इसी कारण अब यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, इसी कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह अनुचुंबकीय है, यह अनुचुंबकीय है, यह अनुचुंबकीय है। कैसा ये, अयुग्मित अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, अनुचुंबकीय कहलाता। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो क्या कहलाएगा दोस्तों, कंपाउंड, अनुचुंबकीय। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी हो तो तब भी ये क्या कहलाता, अनुचुंबकीय। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इलेक्ट्रॉन की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होने के कारण ये क्या कहलाता, अनुचुंबकीय कहलाता, ठीक है भैया। चलिए भैया अगले पार्ट पर आते हैं। जबकि यहाँ से देखिए क्या NiCN4 क्या है, NiCN4 2+ क्या है, प्रतिचुंबकीय है, ठीक है भैया। उठा लेते हैं NiCN4 को, NiCN का होल 4 2+, ठीक है भैया। सबसे पहले क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भैया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर +2। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसके बाद भैया कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ग्राउंड स्टेट में देख लेते हैं।
ठीक है। ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो क्या होगा, Ni 27 क्या जाएगा, ऑर्गन 3d5 ऑर्गन 3d7 4s2, ठीक है। ऑर्गन 3d7 4s2 ये आ गया दोस्तों, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में देख लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट में देख लेते हैं, फिर कोई निकला कॉपर जिंक 28 होता है, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट देख लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा दोस्तों, Ni ऐसे ऑर्गन 3d8 आ जाता, ठीक है। ऑर्गन 3d8 आ गया तो क्या बनेगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 में खुल जाता, तो भर लीजिए डी वाले ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपको बता चूंकि Ni Cn Ni के साथ एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है Ni के Cn Ni के साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए ये पेयरिंग करा देगा, ठीक है। ये पेयरिंग करा देगा, देखिए करा दीजिए पेयरिंग 1 2 3 4 S वाला DSP, देखिए पेयरिंग करा देगा तो सबकी, ठीक है। 6 7 और 8 हो गए, 8 ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 है, ठीक है। ये आंसर दिखाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब 0 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, अयुग्मित ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण यह प्रतिचुंबकीय है, ठीक है भैया, समझ में आ रही है बात, क्या है ये, प्रतिचुंबकीय है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित स्वसंयोजी यौगिकों के आयुपेसी नाम लिखिए। क्या भैया, निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिक का आयुपेसी नाम लिखिए, ठीक है भैया। तो पहले वाले का देखिए क्या है, अगर पहले वाले की बात करें तो देखो, सबसे पहले जो इधर की तरफ आता है कैपिटल लेटर में लिखते हैं इसको पोटेशियम, ठीक है। पहला लेटर कैपिटल, फिर क्या लिखते हैं, थोड़ा सा गैप, फिर लिखते हैं पहला कौन सा है भैया, डाई एक्वा, फिर क्या है भैया, डाई ऑक्सीनेटो,
ऑक्सीलेटो, फिर क्या होगा भैया डाइक्रोमेट, क्या आ जाएगा भैया डाई नहीं है, खाली क्रोमेट आ जाएगा भैया। क्रोमेट के बाद क्या आ जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 4 3 प्लस के 3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से आ जाएगी 2 4 प्लस 3, यहाँ से इसकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों आ जाएगी। ठीक है भैया। अगला देखिए 52, क्या PTCl वाला रखेंगे, क्या जाएगा प्लेटिन, यहाँ पर क्या जाएगा नाइट्रो एमीन, टेट्रा एमीन आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या जाएगा टेट्रा एमीन, ठीक है टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, ठीक है भैया। उसके बाद क्या आ जाएगा क्लोरिडो, क्लोरिडो नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, फिर क्या आ जाएगा भैया प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। उसके बाद क्या आ जाएगा भैया ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 2 और 3 और 4 और 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों सल्फेट। तुम्हारे ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये शुरू करते हैं। क्या कह रखा है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल बनाने का रासायनिक समीकरण को लिखिए, बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है भैया। बनने का रासायनिक समीकरणों को लिखिए, रासायनिक समीकरणों को लिखिए, ठीक है। तो 1 डिग्री बनाने के लिए देखते हैं पहले 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए यानी कि प्राथमिक अल्कोहल के लिए 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, ठीक के लिए, ठीक। तो यहाँ पर जो लेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या ले लेंगे अपन फॉर्मल्डिहाइड, ये आ गया अपना फॉर्मल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे करा दी CH3MgBr से, ठीक है भैया। ये क्या है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, और यहाँ पर क्या ले लेंगे ड्राई ईथर, तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर तरफ शिफ्ट होगा डेल्टा माइनस, और इस पर क्या होगा डेल्टा प्लस, और ये वाला जो बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर क्या होगा डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ठीक है। तो प्लस के साथ माइनस वाला, माइनस के साथ प्लस वाला, ऐसा करके ये कहानी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है भैया। ये कहानी क्या यहाँ पर आता है हो जाएगी, ठीक है भैया। तो देखो क्या कहानी होगी, ये ऐसी और यहाँ पर क्या आ जाएगा OMgBr आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों CH3 आ जाएगा। इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे H3O+ से, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। चलिए तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो CH3 CH2OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा MgBr, और यहाँ से क्या आ जाएगा OH, ठीक है भैया। यहाँ से ये कहानी हो जाएगी 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। अब देखते हैं दोस्तों 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। अच्छा ये क्या ऐसा बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। जब भी 1 डिग्री अल्कोहल बनाना तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ किससे बनता है फॉर्मल्डिहाइड से। अच्छा 2 डिग्री बनाने के लिए कोई सा भी एल्डिहाइड ले सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है भैया। कोई सा भी एल्डिहाइड तुम ले सकते हो, बस फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दे, ठीक है भैया। ये आ जाएगा यहाँ पर आ गया, और ये क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, ठीक है CHO ऐसा करके आ गया। प्लस इसकी रिएक्शन में किससे करा दी CH3MgBr से करा दी, तो बताइए ये बॉन्ड फिर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ठीक है, और इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, ठीक है। तो क्या कहानी बनेगी यहाँ पर तुम देख सकते हो, किसकी उपस्थिति लेनी होती है ड्राई ईथर की, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या बन जाता है CH3 ऐसी
CH3 ऐसे और HSC, और यहाँ पर क्या बन जाएगा OMgBr, और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। इसकी रिएक्शन फिर से किससे करा देंगे H3O प्लस एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो क्या कहानी बनेगी देखो दोस्तों, CH3 CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा MgBr और OH। ठीक है भैया, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और दोस्तों ये क्या बन गया तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल। मास फ्लो हमारी ये क्या बन गया तुम्हारा दोस्तों 2 डिग्री अल्कोहल। चलिए देखिए दोस्तों, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल के लिए इसके लिए लेते हैं कीटोन भैया, कोई सा भी कीटोन ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर एसीटोन लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 आ गया। इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, जिसकी पहले कराई थी ऐसे करा देंगे MgBr। ठीक है, तो बताइए इस बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, और कहानी की उपस्थिति होगी ड्राई ईथर की, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कहानी होगी। ठीक है भैया, तो क्या होगा दोस्तों CH3 C डबल बॉन्ड लिया भैया, यहाँ आ गया CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OMgBr, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों CH3। इसकी रिएक्शन किससे करा दी जाती है दोस्तों, फिर H3O प्लस से, और यहाँ पर क्या बन जाता है देखो दोस्तों CH3 CH3, और ये क्या आता है ऊपर OH। ठीक है, और यहाँ पर MgOH और Br, ये क्या भैया 3 डिग्री अल्कोहल, जो किससे बनता कीटोन से। इसका नाम क्या है दोस्तों एसीटोन, इसका नाम क्या है दोस्तों एसीटोन। देखिए भैया क्या है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है भैया, तो केवल रासायनिक समीकरण लिख लीजिए। क्या है, फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाना। फिनोल क्या होता है भैया, बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया जाए तो फिनोल बन जाता है। ठीक है भैया, ये होगा तुम्हारा फिनोल। इससे क्या बनाना पिक्रिक अम्ल, तो क्या लेते हैं दोस्तों HNO3 लेते हैं। ठीक है, वो भी कैसा कंसनट्रेटेड। ठीक है भैया, H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाता है पिक्रिक अम्ल बनाता है डायरेक्टली। ठीक है, ये क्या बनाता है डायरेक्ट पिक्रिक एसिड में से बदल देता है, ये कहलाता है तुम्हारा पिक्रिक एसिड। ठीक है भैया, ये क्या कहलाता है दोस्तों पिक्रिक एसिड, ये कहलाता है क्या पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। दूसरा क्या, एथेनॉल से मेथनॉल बनाना। ठीक है दोस्तों, एथेनॉल ये होता, इसे किस में बदलना, मैथेनॉल में, मैथेनॉल में। तो क्या होगा देखो दोस्तों, पहले इसे कन्वर्ट, इसकी रिएक्शन कराई जाएगी KMnO4 से, KMnO4 से, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3 C डबल OH बन जाएगा ये। इसकी रिएक्शन करा देंगे NH2 से, तो ये क्या बन जाएगा भैया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा देंगे Br2 NaOH से, Br2 NaOH से, जो क्या है रिएक्शन भैया, जो है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये क्या बना देगा दोस्तों इसे, ये बना देगा इसे CH3 NH2। ये क्या करता है भैया, यहाँ से C डबल बॉन्ड O गायब कर देता, C डबल बॉन्ड O गायब कर देता है, ये बना दिया। अब इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे दोस्तों, इसकी रिएक्शन करा देंगे अपने NaNO2 HCl, और क्या 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है भैया, तो ये क्या बना देगा दोस्तों, यहाँ पर ये बना देगा इसका डायनोन में। ठीक है, CH3 और N2 प्लस
Cl माइनस, ये बना देगा। इसकी रिएक्शन करा दोगे जल के साथ H2O से, तो ये क्या बना देगा दोस्तों, ये बना। तो केवल रासायनिक समीकरण लिखनी थी, पहले ये करना देखो, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले केवल फोर्स रिएक्शन करानी पड़ेगी। C=H बन जाएगा, NH2 से रिएक्शन कराओगे एमाइड बन जाएगा, एमाइड की रिएक्शन Br2NaS से करा दोगे एमीन बन जाएगा, एमीन की रिएक्शन Na2 से बना दोगे डाइजेनियम सॉल्ट बन जाएगा, डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन जल से करा दोगे क्या बन जाएगा, अल्कोहल वापस बन जाएगा, और एक कार्बन में क्या कम हो जाएगा। तुम यहाँ से कार्बन कम करा गया, तो कार्बन कम करने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यहाँ पर यूज करी गई है। चलिए भैया देखिए अगले क्वेश्चन पर, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है भैया, टोलुइन लेते हैं Cr2OCl2 के साथ CH2H3O+ की उपस्थिति में क्या बना के देता है वो बेंजन डिहाइड। अगली रिएक्शन देखिए भैया, कैनिजारो। कैनिजारो में क्या होता है भैया, SCHO लेते हैं। कैनिजारो के लिए क्या होता है भैया, अल्फा H नहीं होना चाहिए और एल्डिहाइड होना चाहिए। तो जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पर अल्फा H भी नहीं है और ये एल्डिहाइड भी है। इसकी रिएक्शन जब NaS से कराई जाती है कंसंट्रेटेड, तो ये क्या बना के देता है, एक अल्कोहल बनाता है और एक क्या बनाता है, COON बना देता है। डाइजेनियम सॉल्ट में देखिए भैया क्या होता है, एनिलीन लेते हैं, इसकी रिएक्शन Na2+HCl HX यानी कि भैया यहाँ पर ClBr कुछ भी हो सकता है X के स्थान पर, ठीक है भैया, ऐसा करके कराएंगे, ये बन जाएगा डाइजेनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन CO2Cl2 से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। गैरिल थैलामाइड संश्लेषण में क्या होता है, ये थैलामाइड ले लिया मैंने, ये क्या ले लिया, थैलामाइड ले लिया, तो क्या होगा दोस्तों, इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, KOH से, तो बनेगा ये। फिर इसकी आनेक से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा, ये NaS से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री अमीन तुम्हारा बनकर तैयार हो जाएगा। ये 1 डिग्री अमीन टेस्ट के लिए रिएक्शन पाई जाती है, ठीक है भैया, कराई जाती है, ठीक है भैया। और यहाँ पर कार्बन अमीन अभिक्रिया देख सकते हो, यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 डिग्री अमीन लेते हैं। 1 डिग्री अमीन के लिए टेस्ट होता है, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं 3KOH की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में, और यहाँ पर क्या बना के देता है दोस्तों, आइसोसाइनाइड बना के तुम्हें दे देता है, ठीक है दोस्तों, साइनाइड बना के तुम्हें ये दे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है भैया। पहला प्रश्न क्या, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटीन मंगाते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भैया। इसकी रिएक्शन करा दोगे तुम HBr से, और क्या बना दोगे, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। बात समझ में आ रही है भैया, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है भैया। दूसरा क्या है, बेंजील क्लोराइड, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, ठीक है भैया। तो यहाँ पर ये क्या बना देता, बेंजील अल्कोहल, ये क्या बना देगा दोस्तों, बेंजील अल्कोहल। तीसरी रिएक्शन देखो क्या है, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, CH3Br से रिएक्शन करा दो KCl की, क्या बना देगा, CH3Cl, ये भी आप रखा, ठीक है भैया। चौथी रिएक्शन देखो, एथिल क्लोराइड से एथेनॉल, एथिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन भी NaS से करा दो, एथेनॉल। पांचवी रिएक्शन भैया, मेथिल आयोडाइड से एथेन, मेथिल आयोडाइड CH3I की रिएक्शन किससे करा देंगे भैया, 2Na से ड्राई ईथर की उपस्थिति में। वो रिएक्शन कौन सी याद आ गई होगी, बुर्ज रिएक्शन, ठीक है भैया, ड्राई ईथर से। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, एथेन, ठीक है भैया। मिथाइल आयोडाइड से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई, वो कर देंगे भैया, 2Na से रिएक्शन करा देंगे और ड्राई ईथर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है भैया। ये टेस्ट हो चुका कंप्लीट भैया, इस टेस्ट को करें, यहाँ से मैक्सिमम कंटेंट तुम्हारा आएगा। अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो जरूर भेज दें, यूट्यूब के माध्यम से भेज दें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें, इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज दें, कैसे भेज दें, उनसे भी कहें कि पढ़ें, ठीक है भैया। क्योंकि देखो बिना पढ़े कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये पढ़ना जरूरी है। पूरी की पूरी यहाँ पर मैंने एक पेपर सॉल्व करवाया है, इसमें ज़्यादातर कंटेंट सिलेबस तुम्हारा आ जाएगा। और कोई भी अगर तुम्हें डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, ठीक है भैया। चलिए।